बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं, एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे हम लोग पिछले ही अध्याय को आज अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 5 से बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी से संबंधित हम अगले सीरीज के रूप में यहाँ देखेंगे कि क्लाइव का द्वितीय गवर्नर काल यानी कि प्रथम गवर्नर काल भी रहा है क्लाइव का, लेकिन हम द्वितीय गवर्नर काल के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। जो क्लाइव का द्वितीय गवर्नर काल रहा है यह आपके मार्च 1765 ईस्वी से फरवरी 1772 ईस्वी तक के समय में रहा है, क्योंकि यह समय अवधि जो है यह ऐसा समय अवधि है कि जब बंगाल की स्थिति बिल्कुल नाजुक स्थिति में खड़ी हो जाती है, बंगाल की दशा बिल्कुल बिगड़ जाती है। आर्थिक रूप से यहाँ बंगाल की तो दशा खराब होती है, कंपनी की भी दशा जब खराब हो जाती है, जब नजीमुद्दौला वहाँ के शासक होते हैं बंगाल के, यानी नजीमुद्दौला के नवाब रहने के बावजूद जैसे स्थिति बिगड़ जाती है, तो बिगड़ने के बाद यहाँ क्लाइव को पुनः गवर्नर के रूप में भारत में लाया जाता है और यहाँ बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव आते हैं जब द्वितीय बार। तो यह भी माना जाता है कि यहाँ नजीमुद्दौला को इनके आने के तुरंत बाद जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु को यहाँ पे एक तरह का षड्यंत्र ही माना जाता है और षड्यंत्र के तहत यह समझा जाता है, जिसमें हम क्लाइव के द्वितीय स्थिति को समझेंगे, द्वितीय आगमन के समय के दशा को समझेंगे, स्थिति को समझेंगे कि क्लाइव जो है यहाँ ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक प्रमुख नायक रूप में उभर कर सामने आए हैं। और एक ऐसे नायक रूप में हम समझ सकते हैं इनको कि क्लाइव का महत्व जो है प्लासी के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस होता है, सबसे बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि वह मीर जाफर के साथ संबंध बढ़ाकर अंग्रेजों के प्रभुत्व को प्रभावशाली बना चुके थे। जब मीर जाफर यहाँ के नवाब हुआ करते थे तभी यहाँ भारत में अपने प्रभुत्व को बहुत बढ़िया से स्थापित कर चुके थे। लेकिन क्लाइव के इंग्लैंड जब लौट के चले जाते हैं, तो लौट जाने के बाद बंगाल में कंपनी की हालत जो है वह बिल्कुल दयनीय हो जाती है। जो मैंने अभी इसके पहले जिक्र किया हुआ था कि इतनी दयनीय हो जाती है कि निजी व्यापार में व्यस्त कंपनी के कर्मचारी जो है वे अपने आप में खुद के भ्रष्ट हो जाते हैं और इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि धन कमाने की लिप्सा उनके अंदर इतनी कूट के भर चुकी थी कि कंपनी के जो सार्वजनिक हित थी इसकी रक्षा ही नहीं हो पा रही थी। धन अर्जित करने के फलस्वरूप ही अगर हम समझे इस बात को, तो हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर अनुशासन का भी अभाव हो चुका था और कंपनी जो थी अनुशासित हो चुकी थी। व्यक्तिगत लाभ का यहाँ नीति के फलस्वरूप अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति थी, इसमें कोई सुधार हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए कंपनी की स्थिति के साथ साथ तत्कालिक भारत का जो दशा था, इस दशा के रूप में हम देखेंगे भारत की जो प्रमुख शक्तियां थी, इस शक्तियों के माध्यम से शक्तियों के साथ कंपनी का कोई अस्थायी समझौता भी नहीं हो पाया था। पुनः बक्सर के जो विजय हुआ अंग्रेजों के पक्ष में, तो बक्सर के विजय में अंग्रेजों की जब प्रतिष्ठा सर्वोपरि होने लगी, परंतु मुगल सम्राट जो थे शाह आलम या अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, तो इन दोनों की अगर स्थितियों को देखा जाए तो इन दोनों के साथ अंग्रेजों को कोई संधि नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ने अंग्रेजों के साथ किसी विशेष संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया था। बंगाल के नवाब की भी उस समय अल्पाई ही था, क्योंकि उसका उम्र इतना कम था कि वह उसके अंदर योग्यता भी नहीं कही जा सकती है, उसके अंदर इस तरह का गुण भी नहीं देखा जा सकता है, अनुभव भी उसके अंदर नहीं था। शासन का जो दायित्व था कंपनी के हाथ में ही आ गया था। वस्तुतः अगर हम समझें तो क्लाइव के आगमन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अनेक तरह के जो संचालक मंडल थे, ऐसे अनेक तरह के प्रश्न भी सामने खड़े हो गए थे, जिनका समाधान ढूंढने के लिए क्लाइव जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ खिलाड़ी को भारत भेजना, यह संचालक मंडलों ने, इंग्लैंड के जो संचालक मंडल थे उन लोगों ने आवश्यक स्थिति को समझा कि यहाँ क्लाइव जो आएंगे तो वही सबसे अच्छे और मजे हुए खिलाड़ी है यहाँ के लिए। तो सरकार ने भी अपने, जैसे सरकार और दत्त क्या विचार है, जो एक अच्छे इतिहासकार के रूप में कहे जा सकते हैं, कि उन लोगों ने अपने विचारों को रखते हुए कहा है कि उसने एजियन से अस्तबल को साफ करने का निश्चय ही कर लिया था। तो क्लाइव के उपयुक्त अवसर है, इस अवसर पर आकर सभी कार्यों का संपादन अगर सफलतापूर्वक कहा जाए तो उसने करने का काम भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़खड़ाती हुई जो हालत थी उसको पुनः सुदृढ़ बनाकर वो अपने देश में वापस लौट गया। क्लाइव की सहायता के लिए 16 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी और इस 16 सदस्यों की समिति के माध्यम से विशेष परिस्थितियों के लिए 4 सदस्यों की एक सिलेक्ट कमेटी भी बनाई गई थी और यह सिलेक्ट कमेटी जो थी प्रशासनिक कार्यों में क्लाइव को सहायता देने का काम करती थी।
तो इसलिए क्लाइव जो था 10 अप्रैल 1765 ईस्वी को उसने क्या किया कि जब मार्च 1765 में आया यहाँ, तो उसके बाद 10 अप्रैल 1765 ईस्वी को पहले मद्रास में पहुंचा, और मद्रास में पहुंचने के बाद पुनः वो मद्रास से कलकत्ता आकर और 3 मई 1765 ईस्वी के समय में नए पद का कार्यभार जो था उसे स्वीकार किया। सर्वप्रथम क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल में सिलेक्टरी कमेटी का जो गठन करके यहाँ मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला थे, और बंगाल के नवाब के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर भी किया, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक समझौता भी किया गया। तो इस राजनीतिक समझौता में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, इस राजनीतिक समझौते के माध्यम से अगर हम देखते हैं, तो राजनीतिक समझौता के माध्यम से जैसे सम्राट शाह आलम के साथ जब इसने समझौता किया, तो शाह आलम के साथ समझौता में बक्सर के बाद सम्राट शाह आलम दिल्ली की गद्दी पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों की सहायता चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अंग्रेजों की सहायता करके दिल्ली की गद्दी जो है उसके लिए सेफ रहे, काफी सुरक्षित रहे, और तथाकथित अगर कहा जाए कि मुगल जो सम्राट थे वह नाम मात्र के ही शासक था, उसके पास सेना भी नहीं था, साधन भी नहीं था, इसका घोर अभाव यहाँ मुगल सम्राट के पास था। दिल्ली पर अधिकार दिलवाने में अंग्रेजों को मराठों के विरोध की आशंका भी बनी हुई थी, और अंग्रेज जो थे मराठों का विरोध करके, यानी विरोध कर बंगाल पे, बिहार पर, उड़ीसा में संकट की स्थिति थी उसको उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। यदि यह सम्राट जो है, या सम्राट की अगर हम बात करें, शाह आलम को स्वतंत्र दिल्ली जाने के लिए छोड़ दिया जाता, तो मराठा से मिलकर अंग्रेजों के जो शिकंजे थे इससे मुक्त भी हो जाते। बेंसीटाट शाह आलम को अवध का राज्य जो था उसे सौंपने का वचन दे चुका था, परंतु क्लाइव की बात देखा जाए तो शाह आलम को न अवध को देने के पक्ष में थे यहाँ, और नहीं अगर हम कहें कि उसे स्वतंत्र छोड़ना ही चाहते थे। क्लाइव ने कूटनीति की तरह मध्यम मार्ग का ही अवलंबन करने का काम किया, और इस अवलंबन के माध्यम से शाह आलम के साथ संधि की, और इस संधि के साथ कई तरह के शर्तों को रखने का भी काम किया गया। जिस शर्तों के अनुसार अगर हम इसे बिंदुवार देखने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु यह देखा गया कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वह शाह आलम को दे दिया गया। कड़ा का क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को मिल गया। पुनः जो था दूसरे अगर शर्त को देखा जाए तो इसमें हम समझेंगे कि शाह आलम ने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा की जो दीवानी थी वह अंग्रेजों को दे दी, क्योंकि जो मुनाफे का काम था, जो आय व्यय का काम था, वह अंग्रेजों ने हथिया लिया। इसके बाद जैसे तीसरे बिंदु पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो दीवानी के बदले में अंग्रेजों ने शाह आलम को प्रति वर्ष 26 लाख रुपया, दीवानी के बदले में शाह आलम यहाँ अंग्रेजों ने शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का स्वीकार कर लिया। फिर यहाँ चौथे बिंदु पर अगर हम विचार करते हैं, तो शाह आलम जो थे सैयद बंधु, यानी कि शाह आलम जो है, शाह आलम के रूप में जैसे हैदराबाद की बात अगर समझे हम, तो हैदराबाद के उत्तरी जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जैसे उत्तरी अगर हम सरकार के नाम से भी जानते हैं, तो उत्तरी सरकार भी उसको कहा जाता था उस समय। तो उत्तरी सरकार अंग्रेजों को जैसे जागीर था, इस जागीर के रूप में भी प्रदान कर दिया। इस तरह से वास्तविकता रूप से अगर हम समझे कि वास्तविक जो शाह आलम संधि के जाल में अपने आप ही फंस चुका था, वह अब स्वतंत्र रूप से दिल्ली भी नहीं जा सकता था, और मराठों के हाथ बसा के फंसने का कोई प्रश्न पैदा भी नहीं होता था। अवध के राज्य की बात देखें, इसके सीमा में रहने के लिए शाह आलम का जो प्रयोग वह करना चाहता था, इसमें अंग्रेजों के जाल में फंसकर वे खासकर शाह आलम उनके हित की पूर्ति का एक साधन मात्र ही बन चुके थे। पुनः हम यहाँ देखेंगे कि क्लाइव ने फिर से शाह आलम के बाद यहाँ सुजाउद्दौला के साथ जो समझौता किया, यानी कि सबसे पहले शाह आलम से जब समझौता किए, उसके बाद यहाँ सुजाउद्दौला के साथ समझौता किए। तो सुजाउद्दौला के साथ समझौता में जो स्थिति बना हुआ था, इसमें सम्राट शाह आलम की तरह ही अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने भी अंग्रेजों के साथ मित्रता रखना ही सबसे कल्याणकारी अपने राज्य के लिए समझा, क्योंकि यही एक कल्याण था कि अंग्रेजों के साथ वो मित्रवत व्यवहार रखें। और ऐसे मित्रवत व्यवहार रखने के लिए खासकर अवध के नवाब जो थे, अंग्रेजों के द्वारा जो बक्सर और चुनाव में वह पराजित भी हो चुके थे, मुगल सम्राट शाह आलम स्वयं अवध प्राप्त करने की सोच में बना हुआ था। और खासकर परंतु शाह आलम यानी
यहाँ सुजाउदौला जो थे, सुजाउदौला की बात समझें कि इनके हाथ से अवध छीनकर अंग्रेजों ने शाह आलम को देने के लिए संकट उत्पन्न भी करना नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई संकट हमारे ऊपर उत्पन्न हो जाए। और खासकर क्लाइव ने कूटनीति से काम लेकर यहाँ 16 अगस्त 1765 ईस्वी को सुजाउदौला के साथ एक संधि कर ली, और संधि के अनुसार सुजाउदौला के लिए भी शर्तों को रखा गया, क्योंकि कोई भी संधि होता है तो उसका कुछ न कुछ शर्त होता है। तो इस शर्तों के अनुसार जैसे हम देखेंगे, इससे भी हम बिंदुवार समझ सकते हैं। जैसे पहले बिंदु में अगर हम समझें तो अवध के नवाब सुजाउदौला थे। इस सुजाउदौला को उसका समस्त राज्य जो था, वह क्षेत्र, राज्य का जो क्षेत्र था, उसे लौटा देने का काम किया गया। दूसरा इसका बिंदु था कि क्षतिपूर्ति के रूप में सुजाउदौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपया देने का वचन दिया। फिर यहाँ तीसरे बिंदुओं पर देखते हैं कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, यानी कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए गए, क्योंकि यहाँ शाह आलम के साथ समझौते में इसका जिक्र हुआ था। फिर अगर यहाँ चौथे बिंदु पर देखते हैं कि चुनार पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता दे दी गई। फिर हम पांचवें बिंदुओं पर देखते हैं कि राजा जो बलवंत सिंह थे, इनको बनारस और गाजीपुर की जो जागीरदारी थी उसे प्रदान कर दी गई, और उसने अंग्रेजी संरक्षता भी स्वीकार कर लिया। और छठे बिंदु पर अगर हम विचार करें तो अवध राज्य जो था, अवध राज्य की सीमा, तो इस सीमा के में अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति या निःशुल्क व्यापार करने की सुविधा प्रदान हो गई। फिर हम सातवें बिंदुओं पर विचार करते हैं तो इसमें देखेंगे कि अवध का राज्य जो था, इसकी सुरक्षा के लिए कंपनी ने सैनिकों की सहायता देना स्वीकार भी कर लिया, और उसका खर्च जो था यह अवध के नवाब को चुकाना पड़ता था। और इस तरह से संधियों के साथ हम स्पष्ट रूप से इस बात को समझेंगे कि कंपनी का जो राज्य था वह सुरक्षित भी हो गया। बिहार की सीमा पर सम्राट शाह आलम को स्थापित करके बंगाल में शांति व्यवस्था की कोई समस्या जो थी, यह अंग्रेजों के लिए अब सामने नहीं दिखी, क्योंकि वह शांति व्यवस्था एकदम स्थापित हो चुकी थी। अवध का नवाब जो था सुजाउदौला अंग्रेजों का मित्र भी बन चुका था। वह न तो स्वयं बिहार पर आक्रमण भी कर सकता था और न ही मराठों को आक्रमण करने के लिए उत्साहित भी कर सकता था। ऐसी स्थिति में, ऐसे दुविधा में भी वो आ गया था। और इस तरह से अवध का नवाब जो था सुजाउदौला अब सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर ही निर्भर रहने लगा। खासकर मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अवध को एक, अगर हम समझे कि अंतस्थ राज्य के रूप में अंग्रेज यहाँ रखना चाहते थे। वे इलाहाबाद पर नियंत्रण रखकर अपने सैनिकों की सुरक्षा भी चाहते थे। इतिहासकार के विचारों को अगर देखें तो रैमजे मेयोर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे यहाँ कि अब से अवध के राज्य के साथ निकट संबंध रखना अंग्रेजों की अस्थायी नीति ही हो चुकी थी, क्योंकि मराठों की आक्रामक शक्ति था, इसके मार्ग में एक और लाभदायक यहाँ बाधा थी। यदि सुजाउदौला शाह आलम को अपनी शक्ति के बल पर दिल्ली में स्थापित करना चाहता तो अंग्रेजों के लिए अगर कह सकते हैं कि उसने बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कष्टदायक अतिथि से वह मुक्ति भी मिल जाती। पुनः हम यहाँ बंगाल के नवाब के साथ भी देखेंगे कि यहाँ क्लाइव ने समझौता किया। बंगाल के जो नवाब थे, तो बंगाल के नवाब के साथ भी यानी तीसरा समझौता है क्लाइव का हुआ। तो बंगाल के नवाब में जैसे हम देखेंगे कि नवाब जो थे नजीमुद्दौला के साथ अंग्रेजों की जो संधि हुई, उसे इसके पहले के प्रश्नों में मैंने जिक्र किया हुआ है, क्योंकि संधि में बंगाल का जो नवाब था, नाम था, एक तरह से नाम मात्र के लिए नवाब कहा जा सकता था। दीवानी प्राप्त करके वह वित्त व्यवस्था का दायित्व तो कंपनी के हाथों में आ चुका था। नवाब के सैनिक जो थे, सैनिक की संख्या वह घटा दी गई थी। नवाब पेंशन पाकर ही संतुष्ट था। निजामुद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद वार्षिक पेंशन की रकम में यहाँ कटौती भी कर दिया गया। शासक के हाथ में सत्ता थी, परंतु धन का जो वास्तविक अधिकारी थे वे अंग्रेज को ही सौंप दिए गए। अंग्रेज भी वहां पे धन के अधिकारी हो गए। इस तरह से नजीमुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नवाब नाम मात्र का ही एक अधिकारी कहा जा सकता था। बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसे हम दैत्य शासन प्रणाली कहेंगे। कि दैत्य शासन प्रणाली को लागू किया गया, जिसे हम अगले सीरीज में इसका वर्णन भी करेंगे कि दैत्य शासन प्रणाली क्या होता है। तो दैत्य शासन प्रणाली लागू कर दिया गया, और एक तरह से अगर हम समझें तो यहाँ नवाब और उसके जो अधिकारी थे, तथा दूसरी तरफ अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी और उसके जो कर्मचारी थे, इनके द्वारा बंगाल में लूट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुनः बक्सर के युद्ध के बाद
उत्पन्न जो समस्याएं थी, ऐसी समस्याओं का निदान क्लाइव के सफल जो कूटनीतिज्ञ था, अर्थात क्लाइव के कूटनीति का एक परिचायक ही माना जा सकता है, क्योंकि उसने मराठों के जो संभावित आक्रमण था, इस आक्रमण से अंग्रेजी राज्य की वो रक्षा करना चाह रहे थे। अवध के जो शक्तिशाली नवाब थे उसको मित्र ही बना लिए थे लोग, और सम्राट शाह आलम और बंगाल के नवाब को पेंशन देकर अपने नियंत्रण में ही वे लोग कर चुके थे। अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए क्लाइव ने एक नीति का कारगर स्थिति में वो अपने आप को इस नीति का प्रयोग किया, और यह कारगर भी हुआ, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा में कंपनी की स्थिति जो थी सुदृढ़ बनाकर क्लाइव ने भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य के आधारशिला का निर्माण भी कर दिया। तो इस तरह हमने देखा यहाँ इस बातों को। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लाइव ने कई तरह के भारत में सुधार करने का भी काम किया, जिसमें कुछ बातों पे हम यहाँ गौर करेंगे कि क्लाइव के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार है, यानी क्लाइव का प्रशासनिक सुधार, तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में भी जाना जाता है। आपसे अक्सर कंपटीशन में प्रश्न आता है कि क्लाइव के जो प्रशासनिक सुधार है इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। क्लाइव के प्रशासनिक सुधार से आप क्या समझते हैं? तो इस तरह हम समझेंगे कंपनी का प्रशासन जो था ये बिल्कुल लचर व्यवस्था में आ चुका था। कंपनी इतनी यह लचर हो चुका था कि बड़े और छोटे अधिकारी थे वे सभी के सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे, और सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए थे तो यहाँ पूरे तरह से भ्रष्टाचार का ही बोलबाला बन चुका था। सभी कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन बनाने के प्रयास में लगे हुए थे। सभी की सोच बनी हुई थी कि समय कम कमाया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। इसके लिए यहाँ कंपनी के अधिकारी भी थे, यहाँ उपहार लेना शुरू कर दिए थे, रिश्वत लेना शुरू कर दिए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यापार के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी थे वो बिल्कुल मालामाल भी हो गए, और काफी ज्यादा मालामाल हो जाने के बाद स्वयं क्लाइव इसका अपवाद नहीं था। या क्लाइव की बात किया जाए तो वही इसका अपवाद नहीं था। वह असैनिक और सैनिक जो विभाग थे, इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की सोच बनाए हुआ था। और सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि यहाँ ऐसे स्थितियों से सुधार करने के लिए असैनिक सेवा के क्षेत्र में क्लाइव ने सुधारों का अगर हम मूल्यांकन करें तो काफी ही यह एक तरह का क्लाइव का अच्छा मूल्यांकन कहा जा सकता है। तो उसने सबसे पहले असैनिक सेवा में मूल्यांकन उसका हम देखेंगे कि असैनिक सेवा सबसे पहले बिंदु में अगर हम देखें तो इसमें हम असैनिक सेवा का जिक्र कर सकते हैं। असैनिक सेवा के माध्यम से देखेंगे कि असैनिक सेवा के में अनेक प्रकार की अनियमितताएं आ चुकी थी, और ऐसी अनियमितता यहाँ बनी हुई थी कि आंतरिक प्रशासन व्यवस्था में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। साथ में गृह सरकार के आदेश की उपेक्षा यहाँ कंपनी के असैनिक अधिकारी धन के लालच में उपहार लेना शुरू कर दिए थे, रिश्वत लेना शुरू कर दिए थे, निजी व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे थे, और साथ में कंपनी के सार्वजनिक साथ जो स्वार्थ था इसकी उपेक्षा करते हुए वे अपने निजी लाभ पे लगे हुए थे। कंपनी के अधिकारी विशेषाधिकार का खुलकर दुरुपयोग कर रहे थे यहाँ। इसके साथ साथ निजी लाभ पाने के उद्देश्य से भारतीय व्यापारियों के साथ वे दस्तक का भी गलत प्रयोग कर रहे थे, अथवा भारतीय व्यापारियों के नाम से वे लाभ कमाने का भी काम करते थे। धन की बढ़ती हुई लालसा ने उन्हें भ्रष्ट और अगर कहा जाए कि उत्तरदायित्व विहीन बना दिया, और खासकर बंगाल में योग्य कर्मचारियों का अभाव था। और इसके साथ साथ जो प्रचलित व्यवस्था थी बंगाल की, इसको समाप्त करने के लिए क्लाइव ने असैनिक सेवा के क्षेत्र में कई तरह के सुधार करने का काम किया, जिसे हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम उसने काम किया कि कंपनी के असैनिक कर्मचारी को उपहार लेने की प्रथा से वंचित कर दिया। उसने प्रत्येक कंपनी के कर्मचारी को जो उपहार था, रिश्वत था या नहीं लेने तथा ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो कंपनी के कर्मचारी को कम वेतन मिलता था। कम वेतन के कारण ही अगर समझे कि ईमानदारी के साथ जीवन निर्वाह करना यह संभव स्थिति नहीं था। निजी व्यापार को बंद करने के पहले कंपनी के जो कर्मचारी थे इनकी आय में वृद्धि करना आवश्यक बात था। तो इस तरह से व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति किए बिना लोक नीति को संतुलित रखना बिल्कुल असंभव था। इसलिए क्लाइव ने क्या किया कि एक व्यापार सोसाइटी की स्थापना की, जिसे पान के रूप में, तंबाकू के रूप में और नमक के व्यापार का एक अधिकार दे दिया गया। इस समिति में 56 हिस्से बनाए गए थे, और इस 56 हिस्सों में
35 हिस्से इस तरह के बने हुए थे कि बड़े पदाधिकारी के लिए यह सुरक्षित रख दिए गए थे तथा शेष हिस्से थे वह छोटे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित किए गए थे। व्यापार समिति का लाभ यहाँ सैनिक और असैनिक अधिकारी के बीच पद के अनुसार बांट दिया जाता था। क्लाइव की यह योजना जो बनी हुई थी, इस योजना में जैसे 1768 ईस्वी तक यह योजना चलती रही। व्यापार समिति और निजी व्यापार के गठन में केवल नाम मात्र का ही अंतर यहाँ बना हुआ था, अतः डायरेक्टरों के द्वारा इसे 1768 ईस्वी में समाप्त भी कर दिया गया। और तीसरे बिंदु पर अगर हम देखते हैं क्लाइव का, तो क्लाइव के प्रशासनिक व्यय था, इस व्यय पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बंगाल में पुराने जो कर्मचारी थे, इनमें मद्रास तथा मद्रास के कर्मचारियों को बंगाल भेजने का आदेश निकाला गया, क्योंकि जब तक ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं होती तब तक यह सुधार करना क्लाइव के बस की भी बात नहीं थी। तो उसने यहाँ ट्रांसफर करने का एक आदेश निकाला। बंगाल के अधिकारियों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन क्लाइव ने उनके जो पत्राचार था को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देने का काम किया। उसने मद्रास के कर्मचारियों को बंगाल बुला लिया और बंगाल के बागी जो कर्मचारी थे उन्हें लंदन भेजकर और उपद्रव जो स्थिति बनी हुई थी उसको शांत करने का काम किया। पुनः हम दूसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि यहाँ क्लाइव के द्वारा असैनिक के बाद यहाँ सैनिक सेवा में सुधार जो क्लाइव ने किया, यानी कि असैनिक सेवा के बाद सैनिक सेवा में जो सुधार किया, तो शुरू में अगर हम कहें तो अंग्रेजों को सैनिक खर्च की पूर्ति नवाब के द्वारा दी जाती थी, लेकिन दीवानी की प्राप्ति के बाद अंग्रेजों का जो खर्च था, इस खर्च पर अगर हम समझें कि स्वयं कंपनी को वहन करना पड़ता था, अतः डायरेक्टरों ने कंपनी के सैनिकों को विशेष सुविधा बंद करने का आदेश दे दिया। पुनः आदेश को व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित करना और फिर से उसे सरल काम में प्रयोग करना यह बिल्कुल सरल नहीं था। और इस तरह अगर हम कहें कि अंग्रेजी सेना को युद्ध के समय दोहरा भत्ता भी दिया जाता था। कर्नाटक युद्ध के समय में ही दोहरे भत्ते की प्रथा यहाँ बनी हुई थी, जिसमें अब तक वह केवल वेतन का एक अंग भी बन चुका था, जिसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्लाइव ने इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कई तरह के इसमें भी सुधार करने का काम किया। इस सुधार को भी हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम समझ सकते हैं कि मुंगेर की स्थिति को एक नंबर पॉइंट में देखेंगे कि मुंगेर एवं पटना की जो छावनी थी, इसमें रहने वाले जो सैनिक थे, ऐसे अधिकारियों को अब आधा भत्ता दिया जाएगा। दूसरा इसका स्थिति था कि छावनी के बाहर बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा की सीमा के अंतर्गत काम करने वाले सैनिकों को पूरा भत्ता या भत्ता नवाब की ओर से दिया जाता था। तीसरा यह बिंदु है कि बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा की सीमा से बाहर काम करने वाले जो भी सैनिक थे उनको दोहरा भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि वे किसी अन्य नरेश के लिए काम करते थे और उसका पूरा खर्च जो था या संबंधित राज्य को देना पड़ता था। इस तरह से क्लाइव ने क्या किया कि 1766 ईस्वी में दोहरे भत्ते को बंद करने का आदेश निकाल दिया। आदेश के विरोध में बंगाल के सैनिकों ने भी विरोध किया था। विरोध का मुख्य कारण यह बना हुआ था कि मीर जाफर और मीर कासिम के समय से दोहरे भत्ते का उपयोग यहाँ किया जा रहा था। क्लाइव ने श्वेत विद्रोह को सुविधापूर्वक शांत करने का काम किया। लगभग 200 अधिकारियों के त्याग पत्र को उसने स्वीकार भी किया था। 15 दिनों के अंदर स्वतः ही समाप्त हो गया। कुछ अधिकारी थे, अधिकारियों को स्वदेश भेज दिया गया और कुछ के द्वारा माफी मांग ली गई, यानी कुछ द्वारा जब माफी मांग लिया गया और अगले 3 वर्षों के अंदर विद्रोह न करने का आश्वासन पाने के बाद उन्हें पुनः नियुक्त करने का काम किया गया। फिर हम यहाँ तीसरे बिंदुओं पर देखेंगे कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था, यानी कि यह जो था सबसे महत्वपूर्ण बात भी समझा जा सकता है कि जो भी अवकाश प्राप्त कर्मचारी थे, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के लिए यहाँ क्लाइव के द्वारा पेंशन की व्यवस्था कर दी गई और क्लाइव अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उस अपने नाम एक फंड की स्थापना कर दिया। आमतौर पर अगर कहा जाए कि उसे क्लाइव फंड के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपके अक्सर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आ सकते हैं कि क्लाइव फंड क्या होता है। तो क्लाइव ने जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को पेंशन की जो सुविधा दिया, इस सुविधा को
उसने अपने नाम से एक फंड की स्थापना किया, जिस फंड को क्लाइव फंड के नाम से भी जाना जाता है। मीर जाफर के मरने से पहले 5 लाख रुपए का जो दान था वह निजी तौर पर क्लाइव को दे दिया गया, और क्लाइव ने उस रुपये को व्यापार में लगा दिया, और उससे प्राप्त जो आय होता था उसी आय से यहाँ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था की जा रही थी। फिर हम यहाँ क्लाइव के अन्य सुधारों के बारे में जिक्र करें, यानी कि चौथे बिंदुओं पर देखेंगे क्लाइव के अन्य सुधार। तो अन्य सुधारों पर अगर हम जिक्र करते हैं तो अन्य सुधारों में देख सकते हैं कि क्लाइव ने अन्य और भी कई सुधार किए थे। अर्थात एक इतिहासकार जो आपके नंदलाल चटर्जी के अनुसार अगर हम समझें तो क्लाइव ने भारत में नियमित डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था। नियमित डाक व्यवस्था का शुरुआत क्लाइव ने किया था। घुड़सवार और यहाँ दौहाड़े जो था एक दूसरे स्थान में डाक पहुंचाने का काम किया करते थे। यह व्यवस्था जो था मध्यकाल में भी प्रचलित थी। योग्य दौहाड़ों के माध्यम से या हरकारों के माध्यम से, यानी कि इसे हम कह सकते हैं दौहाड़ों के माध्यम से, या फिर से हम कह सकते हैं कि हरकारों का एक अस्थायी कर्मचारी वर्ग यहाँ संगठित करने का काम किया गया। डाक मार्ग पर जमींदारों का नियंत्रण था, और यह व्यवस्था जो था केवल सरकारी कार्यों का संपादन करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इन सरकारी कार्यों को एक जगह से दूसरी जगह संपादित करने के लिए यह डाक व्यवस्था शुरू किया गया था। आम लोगों के लिए डाक की कोई नियमित व्यवस्था उस समय भी नहीं थी। तो फिर हम यहाँ क्लाइव के सुधारों का अगर हम मूल्यांकन करने की बात करें कि क्लाइव के सुधारों का मूल्यांकन किया जाए तो क्लाइव ने कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था जो थी इसको सुधारने की भरपूर कोशिश किया था। दोहरे भत्ता को बंद करने में